वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर बात करेंगे भारतीय जारियत के हवाले से। पाकिस्तान जितना इसको कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिग्नल्स ऐसे कम से कम भारतीय मीडिया की तरफ से और भारतीय हुकूमत की तरफ से ऐसे इस वक्त नहीं मिल रहे कि वो इसको डीएस्केलेट करना चाह रहे हैं। रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची, ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रफत, आपका इंटरेक्शन जो है वो रहा काफ़ी मुख्तलिफ, जब पीस टॉक्स के हवाले से हुए या इंडियन हाई कमान के लोग जो है वो पाकिस्तान पहुंचे, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स में भी आपकी मुलाकात हुई, करीब से देखने का मौका मिला। क्या जेन्युइनली कभी कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, जो कोशिशें की गई उनका जवाब देने की कोशिश की गई मज़बूत अंदाज में भारत से? इमरान, बहुत अगर ईमानदाराना तज्जिया इस बात का किया जाए तो मैं आपको ये बताऊं कि चाहे वो आगरा हो, चाहे वो दिल्ली हो, शर्मुल शेख हो, न्यूयॉर्क हो, कहीं पे भी, और या लाहौर में जब वाजपेयी साहब आए थे, तमाम जगहों पर मैं मौजूद था, सब चीज़ों को कवर भी किया, बहुत करीब से चीज़ों को देखा। भारत कभी मुझे उसमें संजीदा नज़र नहीं आया। बात सबने की, हमने किसी को एनलाइटेंड मॉडरेट कहा, किसी को लिबरल कहा, लेकिन माइंडसेट वही है सबका जो बीजेपी वाला। किसी भी रहनुमा का आप देख लें कि अपने मुल्क के हवाले से आकर हटदर्मी बेपनाह है, उनके लीडरों में भी हटदर्मी है, किसी बात को मानने पर आमादा नहीं होते। और वो जो मुज़ाकरात नाकाम हुए थे, आगरा समिट जब हुई थी और जब जनरल मुशर्रफ गए थे और जेपी पैलेस होटल में आगरा के मुज़ाकरात हो रहे थे और वहाँ से निकल के सबको एकदम अचानक आना पड़ा था और वो नाकाम हुए थे मुज़ाकरात, तो उसके बाद एक माइंडसेट देखें। हम लोग वहाँ जब दिल्ली में थे तो एकदम इतना दोस्ताना माहौल था, लेकिन एकदम ऐसा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर होने लग गया कि आपको अगले ही दिन की फ्लाइट लेकर वापस आना पड़ा तमाम लोगों को, जितने जर्नलिस्ट वहां पर गए थे। इसी तरीके से आप देखेंगे इंडिया से कोई यहाँ आता है तो वो इतना हॉस्टाइल हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर अभी भी इन हालात में भी अगर कोई इंडिया से आए तो लोग उसको वेलकम भी करते हैं, उससे बात भी करते हैं। लेकिन भारत में दिल बड़े छोटे हैं, कोई चीज गुंजाइश नहीं है, इंतहा पसंदी उरूज पर है। और बात मैं कहूंगा, अगर इंतहा पसंद हुकूमत ये है कि जब पाकिस्तान के जौहरी हथियार का धमाके किए थे पाकिस्तान ने, तो ये कहा गया कि इंतहा पसंदों के हाथ लग जाएंगे। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम निहायत तहम्मुल बुर्दबारी रखने वाले लोगों के पास है, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी के पास है, वो एक इंतहा पसंद है। भारत में इंतहा पसंदी की एक सोच जो है वो प्रिवेल कर रही है और वो हालात को इस नहज तक लेकर आ गई जिसको पाकिस्तान डीएस्केलेट आ रहा है। और एक बड़ा कदम इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से कि कल जो उनका विंग कमांडर है उसको रिहा किया जा रहा है, उसको भारत के हवाले किया जा रहा है। किस तरीके से इसको देखा जा रहा है इंटरनेशनली? और हमारे माहिर कानून इस वक्त अहमर बिलाल सूफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सूफी साहब, किस तरह से इस पाकिस्तान के जेस्चर को देखा जा रहा है? क्या कहता है जेनेवा का कानून? और साथ ही साथ जब कानून की कवानीन की बात करते हैं तो क्या कश्मीर में जो तहरीक है, क्या आम कश्मीरियों का कोई हक नहीं है? उनको जिस तरीके से बंदूक की नोक के ऊपर उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, उनको कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है? जी, मेरा ख्याल है कश्मीर को में जो हमारे कश्मीरी भाई लड़ रहे हैं वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ रहे हैं। और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो कानून है बैनुल अक़वामी, उसके प्रिंसिपल ये कहते हैं कि जो लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ रहे हों वो ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ऑक्यूपाइंग पावर के खिलाफ। और क्योंकि हिंदुस्तान में भारतीय फौज काबिज है इंडियन हेल्ड कश्मीर में, और इंडियन हेल्ड कश्मीर का जो मुकम्मल टाइटल है वो यूनियन ऑफ इंडिया के पास नहीं है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज उसमें आर्टिकल 370 मौजूद है जो इस बात पे फरमाज है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसका तशफ़्फ़ुज़ डिफरेंट है। तो अब उस डिफरेंट तशफ़्फ़ुज़ वाली टेरिटरी पर मिलिट्री प्रेजेंस और की वजह से वो जो है वो एक ऑक्यूपाइंग आर्मी का लीगल फ्रेमवर्क है। तो वहाँ पर भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट जारी है, इसलिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अप्लाई करेगा। और जो नौजवान कश्मीरी वहाँ पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उनका जो स्टेटस है वो भी कम्बैटेंट के तौर पे कहा जा सकता है। तो इसलिए लेकिन सर ये सारी चीजें किताबी सूरत में है, ये सिर्फ डेफिनेशन की सूरत में बावर्ची ऑफ लॉ है, नजर तो नहीं आ रहा जिस तरीके से वहां पे जुल्म जबर किया जा रहा है, पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी कहां खड़ी है फिर इन लॉ को, इन कवानीन का के निफाज के लिए? देखिए, उसमें इमरान साहब बात यह कि जो आपने अपना केस खुद प्लीड करना होता है, केस में दलाइल, केस में कानूनी रेफरेंसेस लाना तो मुद्दई का काम है। अगर जो मुद्दई है, जो पाकिस्तान कश्मीरियों को मुद्दई के तौर पर प्रेजेंट होता है,
वो अगर अपने लीगल हवाले मुकम्मल तौर पे दुनिया के सामने नहीं रखेगा तो फिर दुनिया तो जाहिर है उस हिसाब से बात नहीं सुनेगी। जब आप राइट लेवल का कानूनी लेंस इस्तेमाल करके, लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का लेंस इस्तेमाल करके दुनिया को समझाएंगे कि जब पैलेट गन का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है, वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन है, वो सिर्फ एक पीपीसी का ऑफेंस नहीं है, वो बेसिकली वॉर क्राइम है। और जब आप ये बताएंगे कि ह्यूमन शील्ड में जीप के बम्पर पे किसी कश्मीरी को बांध के बिठाकर आगे चलाना जो है तो ह्यूमन शील्ड का अनलॉफुल इस्तेमाल है, फिर उससे लोगों को आपकी बात ज्यादा बेहतर समझ आना चाहिए। तो सूफी साहब कौन बताएगा फिर ये जो आप बातें कर रहे हैं ये कौन करेगा? इंटरनेशनल फोरम्स पे किसको लेके जाना चाहिए इन बातों को, इन चीजों को? जी मेरा ख्याल है हुकूमत शायद इस बारे में कुछ इरादा बांध रही है किस तरह से ज्यादा मजबूती से और कानूनी दलाइल के साथ इन मामलात को प्रोजेक्ट किया जाए बैनुल अक़वामी फोरम से। बिकॉज इसमें आपने देखा इवन ये पायलट का जो मामला है इसमें भी चूंकि इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, दो रियासतों के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए, तो इसमें भी जब आप जो भी उसमें यूनिफॉर्म फॉर्म में रियासत को रिप्रेजेंट करता है वो कम्बैटेंट कहलाएगा। जब वो किसी एक फरीक के पास बतौर प्रिजनर जाएगा तो उसको प्रिजनर ऑफ वॉर कहेंगे और थर्ड जिनीवा कन्वेंशन उस पर अप्लाई करता है। अब वो जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक आपने उसको खास तरह का ट्रीटमेंट भी देना है, लेकिन उसको वापस करने का आप पर ऑब्लिगेशन नहीं आता तावक्त कि वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म ना हो जाए। अच्छा, तो कॉन्फ्लिक्ट तो है, अभी कॉन्फ्लिक्ट तो खत्म नहीं हो रहा। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जो जेस्चर दिया है अपनी इस ऑब्लिगेशन को वेव करके, ये बहुत बड़ा दिल दिखाया है पाकिस्तान की जानिब से भी और इंटरनेशनल लॉ में भी यूनिक प्रेसिडेंट सेटअप किया है। इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है इस कानूनी दलील को, यानी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि मैं बेसिकली जानते हुए कि आर्टिकल 118 ऑफ जिनीवा कन्वेंशन मुझ पर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा और सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी बाद में उसको हवाले करने के पाबंद हूँ, लेकिन मैं उसको पहले कर रहा हूँ। और इसका मतलब यह है कि मेरी तरफ से ये हॉस्टिलिटीज का इख्तिताम तस्वुर किया जाए और मैं तवक्को करता हूँ कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो भी इसी तरह अपनी हॉस्टिलिटीज को खत्म करने का ऐलान करेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छा होगा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किया है। सो विद द बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग भारत इसे समझने की कोशिश करेगा? वहां पे भी कानूनी दिमाग मौजूद हैं, दलाइल वाले मौजूद हैं, क्या वो इसको समझने की कोशिश करेंगे? इस जेस्चर को उस तरह से लेंगे जिस तरह से लिया जाना चाहिए? जी मेरा ख्याल है इसको समझाने की भी बात है, इसको एक्सप्लेन भी करने की बात है पाकिस्तान की जानिब से भी, और पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंडिया में जो इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे कोर्सेज वगैरह काफी कंडक्ट करते हैं, लेकिन इसीलिए वो हिंदुस्तान के किसी कानूनदान को किसी टॉक शो में नहीं ला रहे, वो ऐसे लोगों को ला रहे बड़ी बड़ी जनरलाइज और जज्बाती गुफ्तगू करते हैं। आप किसी भी बैनुल अक़वामी कानून जानने वाले से, पढ़ाने वाले से पूछेंगे तो वो यही बात करेगा कमोबेश जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि यानी जब आप कैदी को मंगवाते हैं तो आप खुद कहते हैं कि अब टर्मिनेट हो रहा है हॉस्टिलिटी। अब इसके बाद, इस ऐलान के बाद जो भी अगर हिंदुस्तान की तरफ से कुछ और जाहिरियत होती है तो वो तो ग्रॉस वायलेशन होगी इंटरनेशनल लॉ की, यानी कोई इखलाकी जवाब नहीं रह जाता फिर उसके पास। बहुत बहुत शुक्रिया अहमर बिलाल सूफी साहब, आप इस पे रोशनी डाल रहे थे। तारिक चौधरी साहब, एक चीज वाज़ेह और ये हमने भी अपने ऑब्जर्वेशन में देखा कि कोई कानूनी दलाइल या इंटरनेशनल लॉ को समझने वाले माहिर कानून जो है वो भारतीय टॉक शोज में इस वक्त मौजूद नहीं है। वहां पे बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट और उसके साथ साथ जो दिफाई तज्जियाकार हैं और वो भी वो लोग जो कि बढ़ावा दे रहे हैं इस आग को। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे लोगों को भारतीय मीडिया पर पेश किया जाता है जो कि या तो रिटायर्ड फौजी अफसर हैं और उनका ख़ास तरह का माइंड सेट है और वो उन तंजीमों से ज़ाहरी तौर पर या पोशीदा तौर पर मुंसलिक हैं जो कि बीजेपी को जो नज़रियाती एक बेस फराहम करती हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग जर्नलिस्ट भी उनको पेश किया जाता है जो कि या तो इंतखाब संदी की तरफ रागिब है या समझते हैं कि हाइप क्रिएट करके जो है वो रेटिंग लेने के चक्कर में होते हैं, तो उन लोगों को पेश किया जाता है। अभी जो वकील साहब आपके साथ लाइन पर थे उनकी ये बातें दुरुस्त हैं कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं
वो कहाँ कहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन को, कश्मीरी हुर्रियतपसंदों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन देखिए कश्मीरी जो है वो तो उनको तो इजाज़त नहीं है भारत से बाहर जाने की। बहुत कम लोग जाते हैं, वो भी इंडियन पासपोर्ट पर जाते हैं और उसके लिए उनको बड़ी एक छलनी से गुजरना पड़ता है। जो लोग पाकिस्तान आते हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, उनको जिन हालात से गुजरना पड़ता है सफ़र के लिए, वो हम सबको पता है। जो हुर्रियतपसंद जो APHC के लीडर्स हैं, उनको उन पर क्या क्या कदगने हैं वो भी हम सबको पता है। तो जाहिर है पाकिस्तान ने कश्मीरियों से वादा किया हुआ है कि कश्मीरियों का केस बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने, बैनुल-अक़वामी फोरम पर हमने उनका वकील बनकर पेश करना है। पाकिस्तान अगरचे हम कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये कोशिश मजीद मौसर तरीके से उनको उजागर किया जा सकता है, मजीद अच्छे तरीके से ये केस लड़ा जा सकता है। अब ये जो गुज़श्ता 2-3 दिन में वाक़यात हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास दलाइल का एक अंबार है, पाकिस्तान के पास एविडेंस का एक अंबार है। इन एविडेंसेस को, इन दलाइल को अगर पाकिस्तान लेके एक मरतबा फिर दुनिया के पास जाए और दुनिया को 2-3 चीज़ें बताने की ज़रूरत है। एक जिस तरफ इशारा किया थोड़ी देर पहले रफत ने कि दुनिया का यह कहना था, खासतौर पर अमेरिका का, कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में उनको शक है, उसके बारे में उनका गुमान है कि वो इंतखाब पसंदों के हाथ में जा सकता है। मोदी जी का वजूद, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना और मोदी जी की जानिब से जो गुज़श्ता चंद रोज़ों से गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें हो रही हैं, क्या ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है एक गैर जिम्मेदार शख्स और एक गैर मुतवाज़िन शख्स ज़हनी तौर पर, और एक ऐसा शख्स जो कि अपने मुल्क को, अपनी सोसाइटी को और अपने हमसायों को जंग की आग में वो झोंक रहा है सिर्फ अपनी सियासी मकासद के लिए, क्या ये हम उसको साबित नहीं कर सकते? क्या हम दुनिया के सामने ये पेश नहीं कर सकते कि भारत एक जारे मुल्क है, अग्रेसर मुल्क है, और उसने 4 दिन के अंदर अंदर, ज्यादा लंबा अरसा नहीं, 4 दिन के अंदर 2 मरतबा एक सॉवरन कंट्री की जो उसकी एयर स्पेस है उसकी वायलेशन की, और उसके अंदर उसके जहाज आए और उन्होंने आके बमबारी करने की कोशिश की। उसके बाद दूसरे दिन फिर आए और उनका जो गिरा हुआ मलबा है और उनका जो गिरफ्तार शुदा पायलट है, क्या हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए एक टोल नहीं है? मैं इस बात का बिल्कुल हामी हूं कि भारतीय पायलट को जेस्चर ऑफ गुडविल के तौर पर रिहा कर देना चाहिए। जब मेरे मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर दिया तो उसके बाद हम सब उसके हामी हैं, लेकिन अगर उनको कुछ दिन और रखा जाता और उसको बताया जाता दुनिया के सामने कि ये है वो मुल्क जिसने पाकिस्तान की हदूद के अंदर अपने त्यारे बजाय बिला इश्तियाल, अनप्रोवोक्ड, क्या जरूरत थी कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद के अंदर उनके त्यारे आके हमला करें और हमने उनको कैप्चर किया, उनका त्यारा कराया, तो मेरा ख्याल था कि हम अपना केस जरूर ज्यादा बेहतर तरीके से पेश कर सकते थे। तो अब मेरा ख्याल है कि हमारे पास दलाइल है, हमारे पास वजूहात है, हमारे पास वो ग्राउंड मौजूद है, वो बेस मौजूद है, जिसके सामने हम डिप्लोमेटिकली दुनिया के सामने अपना और कश्मीर का मुकदमा मजीद इस मामले को अनवार हाशमी की तरफ। अनवार हाशमी साहब, पाकिस्तान का प्रोग्राम इज इन सेफ हैंड्स और इंडिया में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। कितना पाकिस्तान बेहतर तरीके से अपना ये केस जो है वो प्लीड कर पाएगा और करना चाहिए इस तरह से? देखिए, एक तो बात जैसे मैंने पहले भी की है कि सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि हमारी अस्करी क़यादत बाकायदा मुंतखब हुकूमत को और पार्लियामान को एतमाद में ले रही है, और इंडिया में 21 जमातों ने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि तमाम फैसलों से उन मुंतखब जमातों को, अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा। एक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, 2 किस्म के इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन हो रही है। एक कश्मीर जो कि यूएनओ ने एक हिस्सा इंडिया के हवाले किया है लाइन ऑफ कंट्रोल खींचकर, और दूसरा हमारे हवाले किया है। वहाँ पे ये कानून है कि आपने सिर्फ उसके इंतज़ाम संभालने के लिए मिनिमम फौज रखनी है। अब मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को तो दूसरी तरफ के मुसलमानों से या पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों से कोई ख़तरा नहीं है, तो इतनी बड़ी फ़ौज और फिर उनके ऊपर जो मजालिम की इंतहा है जो कि तमाम वेस्ट अमेरिका और पूरी दुनिया दिखा चुकी है, तो पहली तो बात है कि यूएनओ की वो ज़मीन है इस वक्त उसके ज़ेरे कंट्रोल है, उसका किरदार कहाँ है। दूसरा, जेनेवा कन्वेंशन 149 ममालिक ने दस्तखत कर रखे हैं, भारत और पाकिस्तान भी दस्तखत करने वालों में शामिल हैं। तो अभी इन दिनों में जितनी भी पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की या बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो गोलाबारी हो रही है, ये बताए कि यूएनओ कन्वेंशन का वो कौन सा जो है वो कमेटी है जो इसको मॉनिटर कर रही है और वो कितनी देर में फैसले लेती है। जैसे तारिक साहब बता रहे थे कि हमारे पास तो शवाहिद की एक लंबी फहरिस्त है। तीसरी बात जो कि पहले भी कहा कि अगर जो इंडिया का मीडिया कर रहा है
तो आप इंडिया के मीडिया को कितनी खूबसूरत हमारी ISPR वाली बात ही बता दें कि भाई पीस जर्नलिज्म करके देख लो, जब जंग होगी तो आपसे तो ये जर्नलिज्म होनी नहीं है। हमने तो जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है वो पूरे जनूबी एशिया को उसका फायदा हुआ है। हमने 70,000 शहीदों को पहले तो एजाज के साथ और हौसले के साथ दफनाया है और फिर हमने तराना दे के दुश्मन को मैसेज दिया है कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। यानी हम तो इतनी सुधरी हुई कौम हो गए हैं, सुलझी कौम हो गए हैं कि हम वार में भी मैसेज दे रहे हैं दुश्मन को, और वे वही दहशतगर्द है जिनको इंडिया की सपोर्ट भी रही है। तो अब आप बताएं कि इंडिया अगर नहीं समझना चाहता तो तबाही उसका मुकद्दर है, क्योंकि पार्लियामान के अंदर जो इमरान खान ने मैसेज दिया है, एक तो इंतहा दर्जे का अमन मैसेज दिया है और दूसरा ये भी बता दिया है कि हमारे हीरो बहादुर शाह जफर नहीं है, हमारे हीरो टीपू सुल्तान हैं। और टीपू सुल्तान कहाँ के थे? सरंगापट्टम के, भारत का इलाका था, वहाँ के वो हीरो थे। तो ये दो तरफा मैसेज उनको हर तरीके से पहुंचाए गए हैं। अगर उनको अपनी तबाही मकसूद है तो ठीक है, वरना आफर जो है दुश्मन उनको अमन की आफर करा रहा है। लेट देम डिसाइड के वो क्या करने जा रहे हैं और जाहिर की सूरत हाल कहां जाती है। बात हो रही है पीस जर्नलिज्म की, रफल जर्नलिज्म। जाहिर है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी मीडिया, अगर कोई भी दोनों के मीडिया को इस वक्त देखे तो वो वाज़ेह तौर पे एक लकीर खींच सकता है इसके दरमियान। भारत में ऐसे लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा। वहां पे जो सहाफी सूरत हाल को डिफ्यूज करने की बात कर रहे हैं, सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं, उनके साथ क्या गुजर रही है ये जानेंगे रफत सईद से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो इस वक्त जंगी जुनून में मुब्तला है भारत, वहां पे वो सहाफ़ी, वहां पे वो हल्का जो कि सच को सच और झूठ को झूठ या ठीक को ठीक और गलत को गलत लिखना चाह रहा है, उसके ऊपर जो है काफ़ी पाबंदियां हैं। रफत सईद, क्या खबरें आ रही हैं इस वक्त भारत में, वहां पे जो सहाफ़ी बिरादरी है उनकी तरफ से? देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग नेगेटिव हैं। मैं ये फिर कहूँगा आपसे कि कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं वहाँ पर कि जो अब आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू हुए हैं और उनकी एक राय, ओपिनियन अपनी जगह पर है, उनका जो एक नेशनलिज्म है वो अपनी जगह पर है। और भारत में तो बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ शायद दाएँ बाएँ हो जाता है कि हम फिर भी एक एतदाल की बात, दरमियान की बात करने लगते हैं, कुछ मुखालफत भी करने लगते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं सब लोग। लेकिन अब वो आवाज़ें आना शुरू हुई हैं, खासे लोग हैं वहाँ पर। नाम अगर लेना शुरू करूंगा तो एक लंबी फहरिस्त है कि जिन लोगों को हमने लेकिन उनको तो ये कहा जाता है ना कि आप जो है वो ऑपोजिशन के लोग हैं, फिर आप लोग जो है वो बीजेपी सपोर्टर है। वो तो इस बात से भी गुरेज नहीं करते। अगर बच्चा वहाँ छींक मार के भी चला जाए तो उन्हें ISI याद आ जाती है। और वहाँ का एक महबूब तरीन मशगला और महबूब तरीन गुफ्तगू जो है वहाँ पर यह है कि जैश मोहम्मद की बात करो, लश्कर तैयबा की बात करो, इंतहा पसंदी की बात करो, कैंपों की बात करो और ISI की बात करो। हर मामले में अगर घर पे कोई निशान लगा के भी चला जाएगा तो उन्हें फौरन ISI याद आ जाती है। तो ये तो एक उनका बचकाना जहन है। लेकिन मैं इसके साथ ही कहूँगा कि उनके जो और बेहतर जर्नलिस्ट हैं तो वो अगर ये बात भी करते हैं तो उन पर भी इल्ज़ामात लगने लगते हैं। तो लिहाजा बहुत मोहतात रवैया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोगों ने बात करने से गुरेज किया। मगर मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़दाम लिया है, जो वो उस पायलट को वापस कर रहे हैं, कल जो उस फाइटर जहाज़ का था भारतीय, ये नुक्ता आगाज़ हो सकता है गुफ्तगू का, ये फोकल पॉइंट बन सकता है। गो के भारत हरदर्मी से काम ले रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त एक्टिव हुई हुई है। मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि खाली यही कुछ नहीं हो रहा है, इसके पस मंज़र में बहुत कुछ UN में एक्टिविटीज़ हो रही हैं। डॉक्टर मलिया लोधी खासी एक्टिव हैं, उनकी 2-3 मुलाकातें सेक्रेटरी जनरल से हो चुकी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के जो वहाँ पर सफ़ीर मौजूद हैं उनसे उनकी मुलाकातें हो रही हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, जो सऊदी प्रिंस हैं उनका एक पैगाम लेकर आ रहे हैं। तुर्की आपके साथ खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ईरान ने भी एक बातचीत करवाने की बात की है, रूस भी ये बात कर रहा है। तो सबको इस बात का एहसास है कि जो के दरमियान लड़ाई होगी, भारत पे तो पागलपन सवार है, उस पर जंग का भूत सवार हुआ है और मोदी को अपनी जीत नजर आ रही है इस इंतहा पसंदी में। तो वो हर इकदाम उठा सकता है और अभी भी हमें खतरा बदस्तूर मौजूद है। क्या इस वक्त कोशिशें हो रही हैं, जो हम बात इस वक्त कर रहे थे तारिक चौधरी साहब के, वो तबका जो वहां पे सच को सच लिखना चाह रहा है वो कितना अताब में है और जाहिर है कि उसको फिर लेबल किया जाता है हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ, कांग्रेस के साथ? तारिक चौधरी साहब।
देखिए वो तबका जो इत्तेदाल की बात करता है वो भारत में बहुत मार्जिनलाइज्ड है बहुत पहले से ही, और वहाँ गुज़श्ता चंद सालों में उसमें एक तो कांग्रेस की कमज़ोरी थी। कांग्रेस की हुकूमत जो है उसने अपने 2-3 टेन्योर पूरे किए और उस 2 अदवार में वो इस तरह से डिलीवर नहीं कर सकी जिस तरह उसको करना चाहिए था, जिसका नतीजा यह निकला कि जो लिबरल लोग थे, इत्तेदाल पसंद लोग थे, जो सेकुलर लोग थे वो पीछे हटे और उसकी जगह पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो सामने आ गया। उसका नतीजा यह निकला कि बीजेपी को जो किसी ज़माने में बहुत मुख्तलिफ थोड़ी सी सीटों तक महदूद हुआ करती थी, उसको लोकसभा में इतनी अक्सरियत मिली कि उसने 5 साल हुकूमत की। आखिरी चंद महीनों में उसको अगरचे सेटबैक हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने जो यूपी वगैरह थे, जो बड़ी रियासतें थी, वहाँ उसने इलेक्शन जीते और आज भी उसकी हिमायत याफ्ता हुकूमतें हैं। लेकिन भारत में जो भारत का मीडिया है, भारत का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये है कि वो भारत के जो अंदरूनी तजादात हैं उसके बारे में वो नहीं लिखता, या तो जानबूझकर नहीं लिखता, या अगर लिखना भी चाहता है तो कॉर्पोरेट जो इंडिया का क्लच है भारतीय मीडिया पर, जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी वजह से लिख नहीं पाता। वरना ये दुनिया को बताना कोई मुश्किल नहीं है कि इसी भारत में 7 ऐसी रियासतें हैं जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, जिनके अंदर आज की दुनिया में मौजूद कोई भी जो ह्यूमन राइट्स का कोई भी एलिमेंट है वहाँ रहने वालों को मैसर नहीं है। वहाँ मकबूजा कश्मीर में तो शायद सिर्फ चंद ब्लैक लॉज हैं जो कि बहुत सख्त हैं, लेकिन वो 7 सिस्टर में तो ऐसे काले कवानीन हैं, ऐसे जो ऑर्डिनेंस हैं, ऐसे जो एमरजेंसी लॉज हैं कि वहाँ तो किसी शख्स को बाहर सड़क पर 2 या 3 की शक्ल में चलने की इजाज़त नहीं है। उसी भारत में एक नहीं 19-20 के करीब ऐसी तंजीमें हैं जो कि दहशतगर्द जिनको करार दिया जा चुका है। आपको पता है कि इस वक्त इस खित्ते में, साउथ एशिया में, दाइश जो है उसके पनपने का सबसे बड़ा सेंटर जो है भारत की रियासत केरला है, और भारतीय रियासत केरला के जो मेंबर्स हैं असेंबली के, वो फेडरल गवर्नमेंट को खत लिख चुके हैं कि यहाँ पर लिटरेचर के जरिए और तरबियत के जरिए दाइश को पनपने पर उसको सहूलतें दी जा रही हैं। अभी जो कुछ तकरीबन 1-1.5 साल पहले जो मदर ऑफ ऑल बम्स गिराया था अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर, तो वहाँ जो लोग मिले थे जिनकी डेड बॉडीज थी वो किस मुल्क के रहने वाले थे? वो भारत के शहरी थे और वो दाइश के कारकुन थे, दाइश के वर्कर्स थे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत का मीडिया नहीं उठाता, और बाहर की दुनिया तक ऐसी खबरें बहुत कम पहुँचती हैं, और अगर पहुँचती भी हैं तो उनको इस तरह से काट छाट दिया जाता है, उसमें भारत की फेवर हो जाती है और वो खबरें दुनिया तक, आम आदमी तक, कॉन्शियस सिटीजन ऑफ दिस ग्लोब, उस तक ये नहीं पहुंचती। बिल्कुल मसला है। हाशमी साहब, एक बात जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कही पार्लियामेंट में, और उन्होंने कहा कि कल मैंने 2 मरतबा कोशिश की प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने की, वो यहीं पर ये कहकर रुक गए। क्या हुआ होगा आगे? क्या उनकी बात नहीं हो पाई? जाहिर है कि अगर हो पाती तो फिर वो सामने आती। ये बात करने की कोशिश की, क्या समझ रहे इससे आप? देखिए, इसके 2 पहलू हैं ना। एक तो आपके वजीर आज़म की साफ गोई का अंदाज़ा करें कि वो कोई चीज़ छुपा नहीं रहे, हर चीज़ बता रहे हैं, हक़ाइक़ को बता रहे हैं। कई माजी में ऐसी कई रवायात थी कि कुछ चीज़ें छुपाई जाती थी कि अगर एक वजीर आज़म आपसे बात नहीं कर रहा तो आप बताते ही नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी ने आज सुबह से ही बताना शुरू कर दिया था कि नरेंद्र मोदी से रब्ता की कोशिश की जा रही है। फिर वज़ीर आज़म ने उसको क्लियर कर दिया कि उनसे कल से रब्ता किया गया है। इसका मतलब है कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल रब्ते की कोशिश की गई है, लेकिन अभी रिस्पांस वहाँ से नहीं आया, और उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि आज शाम तक ये रब्ता हो जाएगा। ये सारी बातें उस इंतहा पसंद सोच की तरफ लिंक करती है जो आप बात कर रहे हैं कि जब किसी मुल्क में पॉलिटिकल लीडरशिप, जो पॉलिटिकल जो शिद्दत पसंद आ जाए, तो वही सोच जाके मीडिया और बाकी मासेस में भी जो है आ जाती है। तारिक चौधरी साहब और रिफत सईद साहब ने भी परवेज़ मुशर्रफ के आगरा समिट को कवर किया हुआ है। 18-19 साल पुरानी बात है। बीजेपी को वाजपेयी ने थोड़ा सा जो है वो लिबरल सोच की तरफ लाने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन डोमिनेट उनकी दूसरी लॉबी कर गई थी। LK आडवाणी, सुषमा स्वराज उस वक्त उनके साथ होती थी, तो आगरा समिट भी उन्होंने नाकाम कराए थे। वाजपेयी को कॉर्नर कर दिया गया था। तो वही एक रियासत में उस वक्त जो नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, तो जब वो नेशनल लेवल पर आ गए तो वही पुरानी सोच लेके आ गए। इंडिया की बदकिस्मती है, इस रीजन की भी बदकिस्मती है कि फिर उसके मीडिया ने भी उसको अडॉप्ट किया। महदूद पैमाने पे आज भी इंडिया में लोग मौजूद हैं जिनके आप
क्लिप सुनाते हैं कि वो एक पॉजिटिव सोच रखते हैं और उनको एक्सपोज करते रहते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। जब पूरी दुनिया किसी और तरफ जा रही है तो आप किस तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यकीनन वक्ती तौर पे हो सकता है कि बीजेपी या मोदी इससे फ़ायदा उठा जाएं, लेकिन ये भारत अगले चंद महीनों में इलेक्शन के बाद जो है वो उनकी बुद्धि की सोच एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी जब इसके नेगेटिव असरात शुरू होंगे। अभी जो बात आप कर रहे थे कि जो पाकिस्तान का आखिरी अगला मरला तो ये है ना कि जो दुनिया के सरबराह मुमलिकत ने राब्ते शुरू कर दिए हैं और यकीनन वो ओपन नहीं किए जा सकते, तो ये इस सोच की अक्कासी है कि पाकिस्तान से इतनी कुव्वतों ने और बरादर इस्लामी मुल्कों ने राब्ते किए हैं। तो उसका मकसद ये है कि आपने जो पॉजिटिव स्टेप लिया है तो हमसे अच्छे की उम्मीद रखना, मुश्किल वक्त में यकीनन वो सपोर्ट भी करेंगे। और अगर इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है, इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है, मजीद और क्या होना चाहिए इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन हो या अकलियत के अरकान, सब इस मामले पे एक ही स्टांस लिए हुए हैं कि हमें पीस को ग्लोरीफाई करना है, हमें वॉर को ग्लोरीफाई नहीं करना है। रफत सईद तमाम सियासी जमातें, और इसमें पिछले दिनों हमने देखा कि रमेश कुमार साहब जो है वो इंडिया भी गए और वह एक ये बात हो रही थी कि कुछ सफारती कोशिशें, चाहे वो आपके बैकडोर जो डिप्लोमेसी है वो शुरू हो गई है, कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन ये तमाम का तमाम मामला जो है उसके बाद शुरू हुआ तो भारत नहीं चाह रहा। फिर देखिए, आपने रमेश कुमार साहब की बात की, मैं इस पर ज़रा सा बाद में बात करूंगा। मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि हम सब मिल के हुकूमत को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ का जो कि किरदार रहा है वो भी काबिल सताइश है, उसकी भी तारीफ़ होनी चाहिए। आज जो जेस्चर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने दिया है, जिस तरीके से इमरान खान की बात को सबने तायीद की है और इमरान खान ने भी शुक्रिया अदा किया है असेंबली के फ्लोर पर, तो इस बात की भी तारीफ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं, तमाम इदारे एक पेज पर हैं। इसका भी एक एडवांटेज मिल रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान को। अब आपने बात की वो रमेश कुमार साहब, रमेश कुमार साहब बहुत मासूम इंसान है, यकीनन पाकिस्तानी हैं, उनके दिल में दर्द है पाकिस्तान के लिए। वो बेचारे गए थे अपनी कुछ मजहबी रसूमात के लिए, वो एक चालाक मक्कार किस्म के शख्स से मुलाकात उनकी हो रही थी। अच्छा लफ्ज़ नहीं है लेकिन मैं इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकूँगा। तो आप ये बताइए कि बेचारा हाथ मिलाकर, वही सुषमा स्वराज हैं जो हर दफ़ा मुज़ाकरात पाकिस्तान के नाकाम हुए, जिस तरह के अनवर हाशमी ने जिक्र किया है, तो मरकज़ी किरदार सुषमा स्वराज ही हैं। वो बीजेपी में बड़ी अहम शख्सियत हैं। पहले वो जो एल.के. अडवाणी के बहुत करीब थी, अब वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं। तो मेरे ख्याल में वही सारे किरदार हैं। हाथ मिलाने से, वहाँ मिल लेने से, मुस्कुरा के अच्छी बात कर लेने से हमें यकीन नहीं करना चाहिए था। कोशिश बहरहाल उनकी अच्छी थी, लेकिन हिंदुस्तान ने ना उसकी कदर की, ना उनकी बात को अखलास के साथ लिया जो वो पैगाम लेकर गए थे, और इससे आप अंदाजा माइंड सेट कर लगा सकते। ठीक है तारिक चौधरी साहब, अब जाहिर है कि हम बात कर रहे हैं हुकूमत की, अपोजिशन की, हमारी अस्करी आज की, सब अल्हम्दुलिल्लाह सेम पेज पर है। मीडिया के ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा। हमारा रिवायती मीडिया आपके सामने बिल्कुल बहुत एक मजबूत सोच। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो आपसे एक हफ्ते पहले वो सोशल मीडिया के नाक़दीन जो कि हुकूमत पर तनकीद करते थे, अफवाद पे करते थे या और चीज़ों में जो है वो दो राय उनकी होती थी, इस मामले में वो बहुत ही मुकम्मल हम आहंगी जो है वो पाई जा रही है। इंडिया में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरंगेज़ी ऐसी आ जाती है। अब ज़्यादा वो तो चेक करना पड़ेगा कि कौन सी आईपीएस पाकिस्तान की हैं, कौन सी आईपीएस जो है वो इंडिया से या काबुल से जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। पूरी रातों रात एक जंग का माहौल सा जो बनता चला जाता है। क्या कहेंगे इस पे तारिक साहब? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जब भी आप अपनी कौम के इत्माद में लेंगे, कौम के शऊर को तस्लीम करेंगे, उनका जमहूरी हक तस्लीम करेंगे, उनका जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन तस्लीम करेंगे, तो कौम जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है। हमने माजी में भी देखा और आज फिर देखा है। और जब उनको ये कॉन्फिडेंस हो कि उनकी लीडरशिप जो है उनके साथ है, उनको लेके चल रही है साथ, उनके जो नुमाइंदे हैं उनको साथ लेके चल रही है। तारिक साहब, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वजीर महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का।
बहुत अच्छी जो है वो कोशिश पाकिस्तान की तारीफ से, इंटरनेशनली इसको एक्नॉलेज भी यकीनन किया जाएगा, लेकिन भारत की समझ में नहीं आ रहा है। वहां मुसलसल जो उनके लोग कह रहे हैं, जो मीडिया कह रहा है, जो उनके वुज़रा कह रहे हैं, जो उनकी हुकूमत जो जुबान इख्तियार कर रही है, हमारी कोशिश कहीं रायगा ना चली जाए। शाह साहब देखिए, इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है और मेहनत कर सकता है। अब दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का रवैया क्या है, दुनिया देख रही है हम अमन चाहते हैं, दुनिया देख रही है हम इस खित्ते में इस्तेकाम चाहते हैं, हम इस खित्ते की खुशहाली चाहते हैं। दुनिया को देखना है तबाही कौन चाहता है, दुनिया को देखना है आम मासूम लोगों की जानों को खतरात से कौन लाहक कर रहा है। दुनिया देख रही है कि सियासत की जरूरियात किसकी है, दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का रवैया क्या है, और पड़ोसी मुल्क गैर जिम्मेदाराना मुल्क तो नहीं कहूंगा, मुल्क का एक तबका जो हाकिम तबका है। और आज हिंदुस्तान के अंदर आप देखें कि आवाजें जन्म ले रही हैं, हिंदुस्तान की ऑपोजिशन की 21 जमातें आज कह रही हैं कि इस सारे वाकया को आप सियासत की नजर कर रहे हैं। दुनिया कह रही है कि ऐसा न कीजिए, और ऑपोजिशन अब नुक्ताचीनी कर रही है, और हुकूमत के अपने मुंह से इस बात का एतराफ हो गया कि हमने ये हमारी सियासी जरूरत थी। इस किस्म की जाहिरियत से वो समझते थे कि इतनी सीटों में हमें इजाफा, और एक कैलकुलेशन के मुताबिक एक बीजेपी की क़यादत कह रही है कि 22 एडिशनल सीटें हमें मिल जाएंगी। तो अब सीटों के खातिर पूरे खित्ते के अमन को दांव पे लगाना, ये कहाँ की समझदारी है, ये कहाँ की इंसानियत है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने आज पार्लियामेंट में बताया कि कल 2 मरतबा उन्होंने कोशिश की प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने की, तो आज ये कयास किया जा रहा था कि हो सकता है कि रात तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बात हो जाए। क्या इस पे तफसील जानना चाहेंगे, क्या हुआ, बात क्यों नहीं हो पा रही? मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेपनाह दबाव का शिकार हो चुके हैं। उन पर बेपनाह सियासी दबाव है, मुल्क में भी, ऑपोजिशन का भी और अपनी जमात का भी। जो एक वहां का एक्सट्रीम राइट विंग वोटर है, जो आरएसएस की जहनियत है, उसके दबाव में वो आ चुके हैं। अब वो सोचते हैं मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं तो उसको गलत ना लिया जाए, अगर मैं पीछे की तरफ हटूं तो उसको गलत ना समझा जाए। तो वो इस वक्त जिसको कहते हैं ना कैच 22 सिचुएशन से 2-4 है। अब ये ही होता है टेस्ट ऑफ लीडरशिप। जब ऐसे मुश्किल वक्त आते हैं तो लीडर वो होता है जो कौम की बेहतरी के लिए बड़ा कदम उठाता है, बड़ा हौसले का मुजाहरा करता है। जिस तरह पिछले चंद दिनों में जिस तरह पाकिस्तान पर बेपनाह प्रेशर था, टेंशन के शिकार थे, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुर्दबारी से, हौसले से इक़दामात लिए, फैसले किए, तो इसको लीडरशिप कहते हैं। ठीक सर, ये फरमाइएगा, हम तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है और पाकिस्तानी कौम जिस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रही है, आप फरमाइए क्या हकीकतन जंग का खतरा टल गया? और दूसरी बात यह कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान क्या कर रहा है, किस तरह की इंगेजमेंट कौन कौन से ममालिक के साथ हैं इस वक्त हमारी? देखिए, सफारती महाज पे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंगेजमेंट सभी से है। अक़वाम मुत्तहिदा से लेके P5 कंट्री से लेकर रीजन के इंपॉर्टेंट मुल्कों से। आज भी सदर उर्दुगान का फोन आया, वज़ीर आज़म से बात हुई। आज भी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जाहिद का फोन आया, उनसे बात हुई। आज आप देख रहे हैं कि सदर ट्रंप का बयान आया और उन्होंने इस मामले को सुधारने के लिए अपनी जिम्मेदारी और अपना किरदार अदा करने का एक फैसला किया है। रूस की तरफ से पैगाम मिला है कि वो मेरी और सुषमा जी की नशिस्त के लिए जगह मुहैया करने के लिए तैयार हैं, और वो होस्ट करने के लिए और मेजबानी के लिए तैयार हैं। इसी तरह बहुत से और इस किस्म के
इंटरवेंशंस हुई है, जो लोग समझदार हैं कि इस खित्ते का अमन बर्बाद ना हो और मासूम लोग, निहत्थे लोग मुतासिर ना हो, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो सफारती सतह पर बेपनाह एक्टिविटी है। अगर सर एक्टिविटी है, इसमें यकीनन कोई शक नहीं कि एक्टिविटी है, तो इसका मतलब है खतरा जो है वो टल गया, खतरा नहीं है। दूसरी चीज ये कि ओआईसी के इजलास में मैं इसका जवाब दे दूं। जी देखिए भैया, खुदा करे खतरा ना हो, खुदा करे हम अमन के रास्ते पर चलें, लेकिन मैं बिल्कुल वाज़ेह कहूंगा, जब तक हिंदुस्तान के इंतखाबात खत्म नहीं होते खतरा बिल्कुल नहीं टला। खतरा बिल्कुल नहीं टला। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी आज के इस प्रोग्राम में वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के इस वक्त हमसे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते, जब तक भारत हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेता, ख़तरा बदस्तूर मौजूद है। हम तवक्का करते हैं कि हालात आगे चल के बेहतर हों और पाकिस्तान का वो जेस्चर जो इस वक्त पूरी दुनिया में दिखाया गया है, भारत भी उसे उतनी ही सीरियसली और उसी मस्बत अंदाज से ले। पूरे हमारे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।